चोर चोर मौसेरे भाई हैं, जिसमें दिग्विजय से लेके केजरीवाल से लेके शशि थरूर हों, चाहे आपके ममता बानो बनर्जी जी हों या जो भी हैं, ये सबके सब भारतीय लोकतंत्र के असली दुश्मन हैं। इनकी सोनिया अम्मा जी आंसू बहाती हैं और कभी इनके कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता दिग्विजय जी हैं, कभी लादेन जी कहते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी जो है जी कहते हैं। तो आतंकी इनके लिए जी हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सारे के सारे जमानत पे बाहर हैं, वो चाहे मुलायम सिंह का कुनबा हो, लालू का कुनबा हो, जयललिता का कुनबा हो, और पूरा जो जिसे गांधी परिवार कुछ लोग कहते हैं, यानी वो खान परिवार जो है, वो पूरा खान परिवार स्वयं का जमानत पे है। वाराणसी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहां से निकले राजनीति के कई धुरंधर और सियासत में छा गए। शिक्षा का वो केंद्र जिसे वैश्विक बनाने का पीएम मोदी ने किया वादा। शिक्षा, रोजगार और राष्ट्रवाद पर बोला बीएचयू। पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी पर बोले विद्यार्थी। सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो कि 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने एक बार फिर वाराणसी से पीएम मोदी पर दांव लगाया है। राजनीति से लेकर पीएम मोदी और विपक्ष में बैठे राहुल गांधी को लेकर यूथ क्या सोचती है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और आइए यहाँ के छात्रों से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो कि चुनाव नज़दीक है, पीएम मोदी ने जो मुहिम छेड़ी है, मैं भी चौकीदार हूँ, क्या आप इसके साथ हैं? देखिए, जो चौकीदार शब्द का अर्थ होता है वही होता है कि न्याय के लिए ईमानदारी और निष्ठापूर्वक समाज के साथ अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए खड़ा होना, और नरेंद्र मोदी इस कार्य को बखूबी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मैं भी नरेंद्र मोदी के साथ, मैं भी चौकीदार मुहिम में खड़ा हूँ, मैं उनके साथ हूँ। और मैं सभी युवाओं से और भारतवर्ष के सभी आयु वर्ग के लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में उनको देश के प्रति निष्ठा है, प्रेम है, त्याग की भावना है, समर्पण की अगर इच्छा है उनके मन में, तो निश्चित तौर पे उनको मैं भी चौकीदार से जुड़ना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि रक्षा से लेके, ऊर्जा से लेके, जल से लेके, सीमा सुरक्षा से लेके हर विषयों पर भारत की न सिर्फ रक्षा किए हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में संपूर्ण विश्व का जो क्षितिज है उसमें भारत के मान को पुनर्स्थापित किया है। तो हमें इसमें खड़ा भी होना चाहिए और खड़ा होने पर मुझे गर्व भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं भी चौकीदार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ। इनके अलावा और कौन कौन है आप में से जो ये कहता है कि हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, पीएम मोदी के साथ खड़ा हूँ? देखिए, जिस तरह से आज का वातावरण है और इन अगर 5 सालों का मूल्यांकन करे नरेंद्र मोदी सरकार का, तो एक भी ऐसा कोई आरोप नहीं है इनका भ्रष्टाचार के कोई भी। तो निश्चित रूप से और इन्होंने और ये भी देखा जा गया है कि अर्धरात्रि में बहुत सारे ये बड़े बड़े जो कार्यक्रम है इनका, जीएसटी हो या फिर नोटबंदी हो, ये रात्रि के समय किया गया है। तो इससे ये साबित तो होता है कि चौकीदार सोया नहीं है, चौकीदार जगा हुआ है और देश के लिए चौकन्ना है। और इस मुहिम से और पूरा लोग जुड़ रहे हैं और मैं भी इससे जुड़ा हूँ। मुझे बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं और इस देश के समर्पित है, देश का चौकीदार, अपने आप को चौकीदार कहते हैं कि जो इनके देश का एक भी कोई मेहनत का पैसा कोई लूट के ना ले जाए। और इसलिए वो चौकन्ना है। और अभी हाल ही में नीरव मोदी को भी लाने का यहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है और इसके साथ विजय माल्या को भी जल्द से जल्द लाया जाए और जो हमारे यहाँ के भगोड़े हैं उनको पकड़ के ये साबित करे चौकीदार कि वो वाकई में चौकीदार है। और हम भी उनके साथ, मैं भी चौकीदार में शामिल हूँ और मैं युवाओं से भी ये आह्वान करता हूँ कि वो भी इस मुहिम से मतलब जुड़ जाए। तो देश का चौकीदार भी चौकन्ना है, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि देश का चौकीदार तो चोर है और आप कहते हैं कि हम चौकीदार के साथ हैं। देखिए, विपक्ष का एजेंडा ही होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर आरोप लगाना। हम लोग गौरवशाली काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जिसका स्थापना का उद्देश्य ही रहा है कि हिंदू मानवर्धन। अब जो व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो पे
चप्पल मारता है, उन्हें गाली देता है, ऐसे व्यक्ति के साथ प्रियंका वाड्रा मिलती हैं। समाजवादी पार्टी जिसके कार्यकर्ता भगवा को जलाते हैं। हमारे पास विकल्प ही नहीं है कि हिंदुत्व की राजनीति जो कर रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मोदी का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, मैं पहले तो आपने विपक्ष के बारे में कहा था, उस बारे में मैं बता दूं, हम लोग बचपन से एक चीज़ सुनते हुए आए हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति को हटाने के लिए बंगाल से लेके आसाम तक, इधर ऊपर आप चले जाइए कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, सारे विरोधी, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनका केवल एक उद्देश्य है, केवल प्रधानमंत्री मोदी को हटाना। आखिर क्या कारण है कि वो मोदी को हटाना चाहते हैं भाई? ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? जो लोग मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दे रहे हैं, सबसे पहले देखने की जरूरत है कि लोग कौन हैं। ये सारे के सारे जमानत पे बाहर हैं, वो चाहे मुलायम सिंह का कुनबा हो, लालू का कुनबा हो, जयललिता का कुनबा हो, और पूरा जो जिसे गांधी परिवार कुछ लोग कहते हैं, यानी वो खान परिवार जो है, वो पूरा खान परिवार स्वयं का जमानत पे है। यानी चोर जो है एक ईमानदार स्वयं सेवक, प्रधान सेवक को, जो कि देश स्वयं सेवक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वह स्वयं के कार्य करने में विश्वास रखते हैं और देश का किस प्रकार भला हो सके, देश को विकास के और जो है सुरक्षा के नए कीर्तिमान किस प्रकार देश स्थापित करे, इसके लिए वह स्वयं जो है प्रेरित है और स्वयं तत्पर है, इसलिए मैंने उनको स्वयं सेवक भी कहा। तो एक ऐसे प्रधान सेवक को ये लोग चोर कह रहे हैं, जो स्वयं चोर हैं, जो स्वयं जमानत पे हैं। इनकी सोनिया अम्मा जी आंसू बहाती हैं, और कभी इनके कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता दिग्विजय जी हैं, कभी लादेन जी कहते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी जो है जी कहते हैं। तो आतंकी इनके लिए जी हैं, और प्रधानमंत्री जो कि एक भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण पद है, जिसका जो कि सम्मान का पद है, उसको ये लोग चोर कहते हैं। ये लोग भूल जाते हैं एक्चुअली दोष इनका सिर्फ इन्हीं का नहीं है, इनके चरित्र का भी दोष है, इनका जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस के पार्टी से जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जिनको कि पाकिस्तान जैसा देश, जिसके न खाने की है न बैठने की हैसियत है, वह देहाती औरत की तमगा देता है भारतीय प्रधानमंत्री को, इससे अधिक शर्म की बात नहीं होगी। और वो उसी देश में जब मनमोहन सिंह हटते हैं और नरेंद्र मोदी जैसा यशस्वी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, तो एक नहीं 4 सर्जिकल स्ट्राइक किया, 2 म्यांमार बॉर्डर पे, 2 पाकिस्तान में। तो ऐसे व्यक्ति ने बताया कि नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री देहाती औरत नहीं है, बल्कि वह सशक्त व्यक्ति है, जो कि तुम्हारे घर में घुस के, तुम्हारे ज़मीन में घुस के हम समय तय करके मारेंगे, और घुस के हर बार मारेंगे। और नतीजा देखिए उसकी ईमानदारी का, कि लंदन में विजय माल्या गिरफ्तार हो रहे हैं, नीरव मोदी कह रहा है और विजय माल्या कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इन्होंने तो भगाया है। प्रियंका गांधी तो कह रही है कि जो ये गिरफ्तार करके ला रहे हैं, इन्होंने तो भगाया नीरव मोदी को, माल्या। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर जो 2004 से 14 तक का रिजीन देखिए, तो किसके रिजीन है? क्या भाजपा की सरकार थी? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, और सबसे अधिक विजय माल्या और नीरव मोदी, राहुल चौकसी, ये जितने लोग हैं, ये पूरा का पूरा लोन उसी पीरियड का है। और भागने के पहले कांग्रेस अध्यक्ष से मिलता है वो, तो कैसे भाजपा ने तो भगा नहीं दिया, मोदी जी ने तो भगा नहीं दिया। ये चोर मौसेरे भाई हैं, जिसमें दिग्विजय से लेके केजरीवाल से लेके शशि थरूर हों, चाहे आपके ममता बानो बनर्जी जी हों, या जो भी हैं, ये सबके सब भारतीय लोकतंत्र के असली दुश्मन हैं, जो कि किसी भी तरीके से भारत में स्वस्थ लोकतंत्र को विकसित होने नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भारत में चोर संस्कृति बनी रहे, और गरीबी हटाओ के नाम पे गरीबों को हटाने का काम करते रहें, और ये अपना खजाना लूटते रहें। अभी राहुल गांधी ने कहा था कुछ ही दिन पहले एक चुनावी सभा में कि मेरा कोई व्यापार नहीं है। अगर आपका कोई व्यापार नहीं है तो इतने करोड़ का आपका कहाँ से आया? सोनिया गांधी जी का 55 लाख 9 करोड़ का जो आया है, 55 लाख से आप उनकी 16%। सोनिया गांधी जो है विश्व की 4थी सबसे अमीर महिला हैं, जबकि व्यापार कोई नहीं है। कहाँ से सबसे अमीर हो गई? इनका जो बैकग्राउंड है इटली का, इटली में माँ बाप भी इनके इतने अमीर नहीं थे कि इनको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दिए हों। तो इनके पास ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा भारत की जनता का चुराया हुआ, लूटा हुआ पैसा है। और ये चोर स्वयं जो हैं, ये प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। तो इनकी नीयत, इनकी मनसा जो है भारत की जनता देख रही है। भारत की जनता मूर्ख नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें कि बीच के भाजपा के भी अगर रजीन को जोड़ा जाए पूरा कार्यकाल को, तो कुल मिला के 1 करोड़ 93 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। 1 करोड़ 93 लाख में वर्तमान में 98 लाख लोग जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, और 95 लाख लोग कार्यरत हैं।
कुल मिला के सरकारी नौकरी का आंकड़ा, जबकि 4.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 16 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। भाजपा देखिए के विरोध में कांग्रेस कहाँ तक जा सकती है। इन लोगों ने देश में एक जहर फैलाया है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, जबकि रोजगार का मतलब कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं होता। यह जनता समझ रही है कि जो पार्टी की सरकार 4.5 वर्ष में अगर 16 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकती है, तो आगामी 5 वर्ष में वह कितना रोजगार देगी। स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं शोध छात्र हूं, मैं पीएचडी कर रहा हूं, लेकिन मेरी पहली चॉइस अपना रोजगार स्थापित करने की होगी, न कि मुझे नौकरी करने की होगी सरकार। क्योंकि मगर अगर मैं अपना रोजगार स्थापित करूंगा तो मैं 10 अपने लोगों को नया रोजगार में भागीदार बना सकता हूं, उनको रोजगार दे सकता हूं, उनको रोजगार के अवसर दूंगा। वो 10 व्यक्ति अगर 10 में से 8 भी सफल रहे, तो अगर एक व्यक्ति 5 को भी रोजगार देगा तो 40 लोगों को रोजगार हो, यानी मेरे एक प्रयास से 40 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो प्रधानमंत्री हमारे अंदर स्वरोजगार सृजन की क्षमता को विकसित करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस और अन्य जो महाठगबंधन है 25 दलों का 26 दलों का, ये सब देश को लूटने के लिए, देश को गरीब बनाए रखना चाहते हैं और देश को 21वीं सदी में नहीं बल्कि 17वीं शताब्दी में जो है इनको ये देश को औरंगजेबी परंपरा में बनाए रखना चाहते हैं। एक कहते आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी मंदिर तोड़वा रहे हैं, जबकि बनारस की जनता चीख चीख के करे कि एक भी मंदिर नहीं टूटा है, बल्कि ऐसे करीब 400 मंदिर बाहर आए हैं जिनको कि लोगों ने घरों में कैद कर रखा था, अवैध रूप से उस पर कब्जा कर रखा था। आज उनमें पूजा हो रहा है, हवन हो रहा है, जल चल रहा है। कांग्रेसी इतने निचले स्तर तक गिर सकते हैं कि ये लोग मंदिर जहाँ से मूर्ति बनता है, मूर्ति बनाने वाले दुकान से मूर्ति लोग खरीद के और रात में तोड़ के फेंकवा देते हैं नाले में और इधर उधर, और दिखवा देते हैं फर्जी तरीके से मीडिया को बुला के कि देखिए ये मंदिर में की मूर्ति तोड़ी गई है। तो ये कांग्रेस देश में चुनाव के समय धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है, जातिवाद करके धार्मिक उन्माद फैला के किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं। कांग्रेस सत्ता की भूखी हुई पार्टी है, जिसको कि 1947 में स्वयं महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ये सत्ता के भूखे नेहरू की परंपरा वाले लोग ये किसी भी तरीके से सत्ता में बना रहना चाहते हैं, उसके लिए चाहे उनको लाशों का व्यापार क्यों न करना पड़े। और वहीं कांग्रेस अब बार बार सबूत मांग रही है। क्या सबूत मांगना सही है? क्या एयर स्ट्राइक पे, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पे? देखिए, एक मानसिकता बनी हुई है। सबसे पहले आपने अभी बीच में बात किया कि माल्या और नीरव मोदी क्यों भागे। चोर कब भागता है? जब उसके पीछे चौकीदार लगा होता है। अगर चौकीदार पीछे नहीं लगा होता तो चोरों को भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मत पूछे कि क्यों भागा गया, भगाया गया होता। भगाया कैसे जाता है? पूछिए भोपाल गैस जो एंडरसन को कैसे हेलीकॉप्टर से ले जाके और देश से बाहर छोड़ा गया था, वो भगाना होता है। और चोर इसलिए इस रिजिम में भाग रहे हैं क्योंकि चोरों के ऊपर पहली बार चाबुक चला है। पहली बार इस देश का जो है एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री जेल में है पूर्व घोटाले के आरोपों में। किसने पहले सोचा था कि जो है कि इस देश का जो सबसे शक्तिशाली परिवार है उसको जमानत लेनी पड़ेगी? ये इस चौकीदार की करामात है कि उसको उन लोगों को जमानत लेनी पड़ी और वो पीछे लगा है। अभी और लोग भागेंगे, देखिएगा, अभी तो शुरुआत है और भागेंगे। लेकिन ये चौकीदार वो चौकीदार नहीं है कि जो भागेंगे तो छोड़ दिया जाएगा। वो बाहर घुस के मारना भी जानता है और घुस के लाना भी जानता है। जिसको लाना होगा वो लाएगा और जिसको मांगना और जिसको मारना होगा वो घुस के अंदर मारेगा। एयर स्ट्राइक पे सबूत मांगने वाले कौन लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि जो है पुलवामा हमला देश के अपने देश की सरकार ने करवाया? इतने घृणित मानसिकता तो कभी 1947 के बाद से जो है लगातार जो है 50 सालों तक कांग्रेस ने स्वयं से लगभग शासन किया है। आप सत्ता में रहे हैं, आप भी जानते हैं कि क्या डिप्लोमेसी में कोई बयान का क्या मतलब निकाला जाता है। आज कांग्रेस नेताओं के बयान जो है पाकिस्तान में चल रहे हैं एयर स्ट्राइक को लेके। अब आप सोचिए, या तो देश की जनता मूर्ख तो है नहीं, सबके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ देख रही है, तो देश की जनता जान रही है कि आप किसकी भाषा बोल रहे हैं और क्या किसको सबूत चाहिए। हमें देश का अगर सेना के प्रवक्ता, वायुसेना के चीफ आके अगर बोलते हैं कि अगर हुआ है तो हम उनके पीछे खड़े हैं और हमें सबूत नहीं चाहिए। जिन्हें सबूत चाहिए वो जाके देख लें बालाकोट में। वैसे भी उनके रिश्तेदार वहीं पल रहे होंगे, इसीलिए उनको सबूत चाहिए। वो जाके देख लें कि बम गिरा है और वो अब होता क्या है कि कह रहे हैं पेड़ गिरे हैं। ठीक है, कुछ लोग आरोप लगाए कि नहीं केवल पेड़ गिरे हैं। अरे पेड़ गिरे होते तो वो मदरसे पे अभी आज जो है कि 1 महीना लगभग होने जा रहा है, आज तक कोई मीडिया मदरसे के अंदर क्यों नहीं जा पाई? अल जजीरा ने नीचे से जाके वो दिखाया, बस फोटो खींचा कि हाँ इधर से 2 किलोमीटर मदरसा है। अरे जाइए अंदर ना, दिखाइए। और जब हमारे वायुसेना के चीफ ये बात कह चुके हैं कि एयर स्ट्राइक हुई है, तो वो हमारे देश के कुछ राजनेता इतने गिर गए कि अब क्या बताया जाए। कि और सेना पे, मतलब सबसे बड़ी बात है कि सेना पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है हमारे 3 पायलट पकड़े हैं, तो कह रहे हैं हाँ 3 पायलट हम पकड़ लिए। अरे
MiG-21 बाइसन जो कि सेकेंड जनरेशन का विमान था, जो कि अपग्रेड जनरेशन होकर थर्ड जनरेशन का बना, और F-16 जो कि 4.5 जनरेशन का विमान है, उसको उस वीर योद्धा ने मार गिराया। उसके बाद आप ये, जबकि रशिया के जो है, जो कि डिफेंस एनालिस्ट ने वो कहा था कि ये मिग विमानों की खासियत नहीं है, ये पायलट की खासियत है जिसने गिराया है, उस पर इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। और इस बार देश की जनता, दुर्भाग्य से उन लोगों का दुर्भाग्य है कि चुनाव भी नज़दीक है, और इस बार ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि उनको सबूत ढूंढते रह जाएंगे सालों कि आखिर में हमसे क्या गलती हुई थी कि हम इतने सालों तक सत्ता से बाहर हैं। यह राष्ट्र विरोधी हैं, सेना विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। अगर एक शब्दों में कहा जाए तो भारत विरोधी लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बाद में ये कहा कि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता बीजेपी ने राफेल डील में, तो अभी तक राफेल भी आ जाता और जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी जो वहाँ फंस गए थे वो सब नहीं होता। देखिए मैम, जो जहाँ तक उन्होंने बात किया है कि राफेल आ जाता, तो बार बार यही लोग अड़चने लगा रहे हैं राफेल के लिए, बार बार यही लोग सबसे ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं कि ये घोटाला है, ये फला। अगर ये लोग सहयोग करते तो अब तक राफेल आ चुका होता, और ये जो अटैक हुआ ये और बेहतर तरीके से हो सकता है। और नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, सुरक्षा नीति, उस पर कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई और जिस तरह से प्रतिशोध लिया, वो काबिल तारीफ है। मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए, नरेंद्र मोदी की कोई भी नीति हो, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, रिंग रोड हो या फिर बनारस का जो हृदय से जोड़ा गया हो, या घाटों की सफाई हो, नमामि गंगे हो, कोई भी योजनाएं हो, एकदम सफल रूप से क्रियान्वयन रूप से चल रहे हैं। यहाँ के जो कई ऐसे पुल थे जो लगभग 8 सालों से यहाँ पर नहीं बने थे, वो बन गए हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के लिए कि देखिए, श्री कृष्ण ने सिर्फ एक व्यक्ति का घर बनाया था, सुदामा का, उसमें भी स्वार्थ था क्योंकि उसके मित्र थे। और नरेंद्र मोदी ने लाखों गरीबी लोगों का घर बना दिया, और उन्होंने संकल्प लिया कि 2022 तक जो गरीब है, जिनके मतलब कच्चे घर है, उनको घर बना देंगे। यानी वो ये घर बना के ईश्वर हो गए थे। तो ये निश्चित रूप से एक अवतार है, अवतार पुरुष है। मैं ये भी मानता हूँ। एक चीज़ और है, एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, तो उन्होंने सुदामा का पैर धोया था, आपने जान, और वही उसी देखिए नक्षत्र कब आ जाता है, मिलन कब होता है, कोई ठिकाना नहीं। और उन्होंने दिखा दिया कुंभ में कि जो सफाई कर्मचारी जिन्होंने दिव्य कुंभ को भव्य कुंभ बनाया और किस तरह से आयोजन को एक सफल आयोजन के रूप में बनाया, उन्होंने उनका पैर धो के ये साबित कर दिया कि वह एक अवतार पुरुष है, वह ईश्वर का रूप है। और जब जब देश में हानि होगा और अन्याय का बोलबाला होगा, तब ईश्वर रूप में कोई ना कोई उतरेगा। तो नरेंद्र मोदी उतर चुका है, और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक अवतार पुरुष है, और निश्चित रूप से अगले बार के प्रधानमंत्री यही होंगे। लेकिन कई लोगों का कहना है कि वाराणसी में उतना विकास नहीं हुआ है, जगह जगह गड्ढे हैं, सीवर खुला है, सब कुछ। 50,000 करोड़ आज से पहले 50 साल पहले एक अलग दशा थी। काशी बहुत प्राचीन शहर है हमारा, तो उसको एक नया रूप देने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। बट 5 साल में जो हुआ है बहुत कुछ हुआ। जैसे मोड़वाड़ी रेलवे स्टेशनों की दशा बदल गई। अब देश को ऐसा लगता है कि हम देश में नहीं, शायद हम फ्रांस में खड़े हैं। ऐसा अप्रेंस दे दिया, क्योंकि पहले था कभी कहीं पीक था, कभी कहीं था। आज देखो हमारा सिस्टम इतना, सफाई कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं, सड़कें रोज़ साफ़ हो रही हैं रात में। तो इससे क्या धीरे धीरे जनता में भी जागरूकता आ रही है, स्वच्छ अभियान चल रहा है हमारा, ठीक है। और इसके बाद में कुछ 2 पहलू हैं जिन पर मैं विशेष टिप्पणी करूँगा। एक तो हमारा देखो, हमारे लिए होती है रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा, हमारी बेसिक आवश्यकता होती है जो गरीब होता है, कोई भी हो। और एक गरीब के लिए चिकित्सा और साथ में खाना पीना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है। देखो, आज मैं चिकित्सा पर विशेष टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मैं भी मेडिकल से हूँ। क्योंकि आज एक इंडिया में 21 एम्स दिए हैं, ठीक है। यानी पहले दिल्ली एम्स था, जिसमें बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल केयर थी दिल्ली एम्स के पास थी। आज देश में 21 एम्स हैं जो 21 रीजन्स में, यानी इंडिया को पूरे को कवर कर चुका है इंडिया। विपक्ष तो कहते हैं कि आयुष्मान योजना भी फेल है मोदी सरकार की, जो लोन आयुष्मान योजना के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप जाइए अस्पताल में, पूछिए जो लोग BPL कार्ड धारक हैं, वो आपको बताएंगे कि आयुष्मान योजना फेल है या सफल है। उन लोगों का क्या जानकारी है उसके बारे में, आयुष्मान के बारे में? वो लोग तो ये एक तरफ कहते हैं कि क्या आपने अंबानी को देखा लाइन में खड़े हुए नोटबंदी के दौरान? अरे अंबानी को तो नहीं देखा, लेकिन आपको तो देखा हमने, आप तो खड़े हुए थे, आप नाटक कर रहे थे खड़े होकर। ये लोग केवल जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता की जो इच्छाएं हैं उनको दबाकर, और एक गंदी मानसिकता के लोग, मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए गुजरात में कोई जो है जनेऊ धारण करके जो है जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, कहीं मस्जिद पर जाके मजार पर जाके जो है चादर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। अरे क्या कर रहे हो भाई, पूरे देश का सिस्टम है ये सब बर्बाद कर दिए हैं। देखिए अगले
5 साल ये फिक्स है। 2019 का ये चुनाव जो कहा गया है, साची महाराज ने कहा था कि ये लास्ट चुनाव है, इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा, तो ये तय है 5 साल, अगले 5 साल मोदी जी आ रहे हैं और उसके बाद वास्तव में ये स्थिति बन जाएगी देश की। देश के घर घर में मोदी पहुंच चुका है और काशी ने पहले भी मोदी जी को यहाँ से विजयी बनाकर भेजा था और पुनः काशी इस चीज़ के लिए तैयार है और पुनः जो है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। मैम एक चीज़ बात और, जो सीवर की बात हुई आपने, बहुत बढ़िया आपने मुद्दा उठाया। काशी में जो है सीवर एक शाही नाला है यहाँ, जो कि 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। 17वीं शताब्दी से 2014 के पूर्व वो 12 फीट चौड़ा नाला को कभी किसी ने साफ करवाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। उसका नतीजा था कि बनारस में जब बारिश होती थी, 10 मिनट के बारिश में पूरा बनारस जलमग्न हो जाता था। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद यहाँ के स्थानीय सांसद के रूप में मोदी जी ने जो है सबसे पहले यहाँ पर 450 वर्षों से जो निगलेक्ट किया गया नाला था, इग्नोर जो शाही नाला था, उसको जापानी तकनीक से साफ़ कराने का जिम्मेदारी उठाई और वो 2/3 साफ़ हो चुका है। जापानी तकनीक से हो रहा है, चूँकि 400 वर्षों में वो पूरी तरीके से सील्ट और गिट्टी पत्थर से जम चुका था। तो जो अनुमान जापान की तकनीकी विशेषज्ञों ने लगाया था कि हम 1 साल में साफ़ कर देंगे, वो लगभग 3 साल में साफ़ नहीं हो पाया। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना जम गया। लेकिन अभी वो बता रहे हैं कि जुलाई तक हम पूरी तरीके से साफ कर देंगे। साफ हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है, जब जुलाई तक साफ हो जाएगा तो बनारस में बारिश नहीं, बाढ़ भी आएगी तो कभी सड़कों पर 1 इंच पानी नहीं गिर। तो लेकिन एक सवाल ये भी उठता है लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर कि 86 ईयर्स में वो भूल जाते थे, याद नहीं रहती थी उन्हीं चीज़ें, और आज 92 साल के हो गए, 92 ईयर्स के हो गए अटल आडवाणी जी, जिसके चलते बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी तो अपने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान नहीं देती। ये वही लोग हैं जो कि अपने घर की तो थाली देखते नहीं, दूसरे घर का ढिंढोरा पीटते हैं। मतलब यह है कि आडवाणी जी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में कहा कि अब मैं काम करने में समर्थ नहीं हूँ, भूल जा रहा हूँ बोलना। आप देखिए कि पिछले 2.5 वर्षों से उनका एक भी आर्टिकल नहीं आया है। जब उन्होंने अपने चुनाव लड़ने पे असहमति जताई तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रतिभा आडवाणी जी को विपक्ष कहता है जबरदस्ती संन्यास दे दिया। देखिए विपक्ष तो कुछ भी कहता है। विपक्ष को जब सेना पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, तो विपक्ष भाजपा पे कैसे विश्वास कर सकती है। आडवाणी जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो हुआ कि प्रतिभा आडवाणी जी यंग हैं, भारत को एक यंग लीडर की भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत है, जो कि ईमानदार है, उनकी छवि भी अच्छे काम करने वाली एक युवा महिला की है प्रतिभा आडवाणी जी की, युवती की। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस वंशवाद के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया, मैं अपनी बेटी को उसी वंशवाद की परंपरा में आगे नहीं बढ़ा सकता। और प्रतिभा आडवाणी चूंकि राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं है, इसलिए उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। तब जो है उस सीट से बड़ोदरा की जगह गांधीनगर से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो यह आडवाणी जी को लेकर जिस तरीके के दावे कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे हैं, यह निहायत ही नीचतापूर्ण है। एक 92 साल के व्यक्ति को लेकर ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए। और इनकी बात क्या करेंगे, इनका तो चरित्र यही है। एक कैंसर से अंतिम दौर में जीवन के अपने संध्या वेला में जूझ रहे व्यक्ति मनोहर पर्रिकर जी को मिलने गए राहुल गांधी, शिष्टाचार मुलाकात, मिल के आए। उन्होंने बाहर जब जो है स्टेटमेंट दिया कि राफेल डील पे बात हुई है, राफेल डील में घोटाला है, लोचा है। तो कांग्रेस है, इन पे इसीलिए कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस देखिए, कहा जाए कि भारत में राजनीतिक दल के रूप में काफ़ी पुरानी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन ये वो कांग्रेस नहीं जो 1885 में स्थापित हुई थी। स्पष्ट रूप से 1885 की कांग्रेस और अब की कांग्रेस दोनों अलग अलग हैं। और जो कांग्रेस है यह किसी की नहीं है, ये संजय गांधी की नहीं हुई। मेनका गांधी को रात में 12 बजे घर से निकाल दिया गया। ये वो कांग्रेस है जिसके लिए यहाँ व्यक्ति का कोई मायने नहीं है। एक 47 साल का युवा, उनके भाषा में 48 साल का युवा जो है राहुल गांधी जी, 65 साल के वृद्ध को कहते हैं कि लो कमलनाथ, 70 साल के वृद्ध कमलनाथ को कहते हैं कि लो कमल तुम भी टेस्ट करो। इनके संस्कार हैं, बूढ़ों का संस्कार नहीं, बूढ़ों का सम्मान नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, मान्यताओं का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का सम्मान नहीं। इसका सम्मान क्या? ये क्या किसी का सम्मान?